मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं HCL के इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट ना करते हुए सीधा चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, वहीं पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ऑल राइट, तो हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमने आज का टॉपिक दे दिया है कि हमारा HCL का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है फॉर डेटा इंजीनियरिंग रोल। तो ये डेटा इंजीनियरिंग रोल के लिए ही है। इसमें तो हमारा पहला क्वेश्चन तो कॉमन ही होता है हर जगह पे कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजिकली आपको इंट्रोड्यूस करना होता है, तो ये वाला चीज़ आप पढ़ लेना। मैंने बहुत सारे वीडियोज में एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि आपके अपने प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करना है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा दिखता है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहाँ पे दो तीन चीज़ें एक के बाद एक बताना। जैसे कि पहले आप बताना कि किस डेटा डोमेन पे आप काम कर रहे हो, मतलब आपका वो डेटा जो है वो किस डोमेन पे काम मतलब आपका चाहे कोई सा भी प्रोजेक्ट हो, आपका कंपनी का प्रोजेक्ट हो या आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे बताना है। उसके बाद बताना है कि एम ऑफ द प्रोजेक्ट, वो जो प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिस डेटा पे कर रहे थे, उसका एम क्या था, क्या अचीव करना चाह रहे थे हम। उसके बाद हमें बताना है कि अब हमारा जो डेटा है वो एंड टू एंड फ्लो कैसे होता है पाइपलाइन में, कि पहले डेटा यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर प्रोसेस हुआ, फिर राइट हो गया, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन सी टेक स्टैक उसमें यूज की गई थी। तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया है, अपना एग्जांपल लिया है, आपका कोई सा भी अगर आपने कैपस्टोन प्रोजेक्ट किया है तो उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि आई हैव बीन वर्किंग विद क्लाइंट, जो कि हमारा मोस्टली फार्मास्यूटिकल होता है। तो हमने यहाँ पे डेटा डोमेन की बात कर ली। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसके अंदर भी हम डॉक्टर के डेटा को डील कर रहे थे, और वहाँ पे फिर हम क्या चेक करना चाह रहे थे, तो परसेंटेज ऑफ डॉक्टर हु इज़ प्रिस्क्राइबिंग आवर प्रोडक्ट, मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट कितना प्रिस्क्राइब कर रहा है डॉक्टर, उसके बारे में था, ठीक है। तो ये हमारा था प्रोजेक्ट के बारे में, और क्या हमारा डेटा है उसके बारे में। उसके बाद हमने बताया कि डेटा का फ्लो कैसे होता है। तो हमें डेटा प्रोवाइडर पहले डेटा देता है, उसके बाद हमें वो S3 बकेट के किसी और बकेट में रखता है, वहाँ पे एक्सेस नहीं होता डेवलपर को। फिर हम उसको सेल स्क्रिप्ट के थ्रू अपने बकेट में लाते हैं जहाँ पे डेवलपर को एक्सेस है। उसके बाद फिर हम उसको लोड करते हैं स्पार्क क्लस्टर में। अब लोड करने टाइम भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मतलब ये हाई लेवल पे बताना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो जो KPI है उसको हम राइट कर देते हैं हाइव डेटा वेयर हाउस। कोई डेटाबेस बोलता है कोई डेटा वेयर हाउस, बट ये डेटा वेयर हाउस है, तो हाइव डेटा वेयर हाउस में हम राइट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा एंड टू एंड डेटा का फ्लो। उसके बाद हमने क्या बताया कि कौन कौन सी टेक स्टैक यूज हुई है। तो हमने यहाँ पे देखो टेक स्टैक में लिखा है पाइथन, स्पार्क, SQL, डेटा फ्रेम API, हाइव, स्पार्क, एंड ऑल्सो हमने लिखा है कि ऑटोमेट करने के लिए एयर फ्लो का यूज होता है। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो अगर आपका CI/CD पाइपलाइन वगैरह है तो, कि हम कोड को हायर इन्वायरमेंट में कैसे मूव करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 3 पीस ऑफ स्निपेट दी हुई थी कि लिस्ट आपके पास है जिसके अंदर वैल्यू 1 3 4 6 8 2। अब आपको एक लिस्ट 2 बना, लिस्ट 2 इक्वल टू लिस्ट 1 किया हुआ है, और लिस्ट 3 इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट कॉपी किया हुआ है। तो जो ये वाला है और ये वाला है, दोनों तो सेम ही क्रिएट करेगा पहली बार में कॉपी, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने मल्टीपल केसेस लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे देखो, ये फर्स्ट 3 लाइन तो हमारा वही कोड हो गया ऊपर का। उसके बाद देखो लिस्ट 3 में हमने क्या किया है, अपेंड किया है, ठीक है। अपेंड किया है 9 को, और फिर हमने तीनों को प्रिंट करवाया है। तो देखो यहाँ पे 9 अपेंड किया, तो ये देखो इस वाले लाइन पे देखो लिस्ट 3 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है हमारा, ठीक है। तो 3 में इसने क्या किया, 9 को अपेंड किया। लिस्ट 3 जो था वो कॉपी बना था लिस्ट 1 से, ठीक है, लिस्ट 1 डॉट कॉपी किया था, तो वहाँ से बना था। इसका मतलब कि जब हम ये कॉपी बना रहे होते हैं तो अगर इसमें कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो वो बाकी जो हमारे लिस्ट है उसमें ये चेंजेस नहीं दिखेंगे। जैसे हमारा लिस्ट 1 में कोई चेंजेस नहीं आया, वो जितने वैल्यूज़ थे उतने ही रह गए। और ये देखो कि अब लिस्ट 1 में चेंजेस नहीं आया, लिस्ट 2 और लिस्ट 1 जो है इक्वल टू है, मतलब कि ये वाला जो है हमारा लाइन नंबर 2, उसमें क्या एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं बनता। जैसे देखो ये एक्चुअली में क्या होता है स्टोरेज लेवल पे, कि जैसे इस तरह से मेरा वैल्यू स्टोर होंगे, ठीक है, 1 3 4 6 8 एंड 2, इस तरह से। ये पहले लिस्ट 1 जो है इसको असाइन कर रहा था, इसको ये कर रहा था, पॉइंट कर रहा था। अब क्या हो रहा है, लिस्ट 2 भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ होगी वही लिस्ट 2 में भी देखेगा। तो इक्वल टू करोगे आप तो यही होगा। और कॉपी में क्या होगा कि ये अभी इसको कर रहा होगा,
इसी के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन इसमें अगर आप वैल्यू ऐड करोगे तो वैल्यू भी एक एक्स्ट्रा लोकेशन पे ऐड होगा और फिर ये इसको भी पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सैलो कॉपी और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो आपको देख के जाना है। सैलो कॉपी ये भी पूछा जा सकता है, एंड डीप कॉपी में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या डिफरेंस है कि सैलो कॉपी एंड डीप कॉपी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि लिस्ट 1 में हमने 12 को ऐड किया। ठीक है, तो लिस्ट 1 में जब हमने 12 को ऐड किया तो देखो लिस्ट 2 में बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया, यहाँ पे दोनों जगह पे 12 आ गया, क्योंकि ये इसी को पॉइंट कर रहा था तो सेम चीज़ को ही पॉइंट कर रहा है तो सेम ही वैल्यू वो प्रिंट करके देगा। लेकिन लिस्ट 3 के केस में ऐसा नहीं हुआ, लिस्ट 3 के केस में हमारा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लिस्ट 3 जो था वो अभी अलग हो चुका है। ठीक है, तो यही होता है हमारा कॉपी का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन था पाइथन का, उसमें क्या था कि डिक्शनरी सॉर्टिंग करना था बेस्ड ऑन वैल्यूज। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि डिक्शनरी में की एंड वैल्यू दोनों हो सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन भी दोनों बन सकते हैं कि की पे भी सॉर्ट करने दिया जा सकता है और वैल्यू पे भी। यहाँ पे वैल्यू का क्वेश्चन था तो मैंने वैल्यू पे ही आंसर किया हुआ है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे कि एक मैंने माई डिक्शनरी करके एक डिक्शनरी बनाया जिसमें A, B, C और D की हो गए और उसका वैल्यू हो गया 17, 5, 15 एंड 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइन बाय लाइन हमने क्या किया है। पहले एक आपको बस गेट मेथड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि गेट मेथड क्या करता है। तो माई डिक डॉट गेट ए, अगर पहला की बताओगे तो उसका वैल्यू दे देता है वो, तो जो कि यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है 17, ए का वैल्यू 17 है। ठीक है, अब हमने एक सॉर्टेड डिक्ट बना लिया, एम्प्टी डिक्शनरी बना लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी की है ना उस की को हम सॉर्टेड फॉर्म में ला ले रहे हैं कि पहले कौन, जैसे यहाँ पे देखो हम बताते हैं क्या कर रहे हैं। हमारा एम क्या है, A, B, C और D, इसके वैल्यू कितने कितने हैं 17, 5, 15 एंड 1 है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वो वाले की निकाल रहे हैं जो सॉर्टेड फॉर्म में है, तो सॉर्टेड वैल्यू पहले कर लेते हैं। पहले सॉर्ट करेंगे वैल्यू तो क्या होगा 1, 5, 15 एंड 17, राइट। तो अब हम यही निकाल रहे हैं कि ये जो 1 है उसका की का नाम क्या है, तो की का नाम है D, इसका नाम क्या है 5 का B, और इसका नाम क्या है C, और इसका नाम क्या है A। यही हमने निकाला है, यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्ट ये मैच करेगा आपको एक लिस्ट में। तो यहाँ पे क्या किया, सॉर्टेड किया है। ठीक है, सॉर्टेड फंक्शन यूज किया है, माई डिक्शनरी पे यूज किया है, ये माई डिक्शनरी पे, और माई डिक्शनरी डॉट गेट जो है उस की पे किया है। तो मतलब कि ये क्या उठाएगा, वैल्यू उठाएगा। अभी तो बताया था कि ABCD का वैल्यू 17 उठाएगा, तो पहले इसने क्या की पे जब हमने शॉर्ट मारा तो क्या किया 1 पहले उठाया, फिर 5, फिर 15, फिर 17, और इस तरह से ये हमें वैल्यू दे रहा है कि अच्छा 1 था, 1 का की आपको D मिला, 5 का की था आपको B मिला। तो इस तरह से इसने हमें एक लिस्ट रिटर्न किया। ये क्या है, लिस्ट है, जो कि हमने यहाँ पर टाइप भी प्रिंट कर दिया, आपको प्रिंट लिस्ट किया है और प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली आइट्रेट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्योंकि एक नया सॉर्टेड डिक्शनरी बनाया था तो यही सॉर्टेड डिक्शनरी के अंदर वैल्यू हम डालते जाएंगे। तो ये देखो फॉर की इन लिस्ट ऑफ सॉर्टेड की पहले से है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि की पहली बार जब उठ के आएगा तो ये कहाँ से उठा के लाएगा, ये वाला D उठा के लाएगा। तो फॉर D इन लिस्ट ऑफ सॉर्टेड की हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, सॉर्टेड की ऑफ सॉर्टेड डिक्ट ऑफ की का वैल्यू क्या हो चुका है D, तो ये बोलेगा सॉर्टेड डिक्ट ऑफ D इक्वल टू माई की ऑफ डिक्ट, मतलब कि माई डिक्ट का की मतलब माई डिक्ट ऑफ क्या D, तो माई डिक्ट ऑफ D क्या दे देगा 1 दे देगा, कहाँ गया 1 दे देगा। तो ये वाला 1 हमारा असाइन हो जाएगा और सॉर्टेड डिक्शनरी इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, अभी तक हम ये बहुत बार कर चुके हैं। अगर आप स्पार्क के प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होगे तो आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। इसमें क्या बोल रहा है कि स्पार्क कोड लिखना है टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम CSV फाइल एंड क्रिएट टेबल ऑन टॉप ऑफ दैट। क्रिएट टेबल वाली चीज़ हम शायद बताए हैं या नहीं बताए, याद नहीं मेरे को, लेकिन ये CSV से कैसे रीड करते हैं, इवन डेटा फॉर्म जो हम रीड और राइट वाला सेक्शन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसको डिटेल में डिस्कस किए थे कि कौन सी चीज़ करेंगे तो क्या परफॉर्मेंस इशू आएगा, सारी चीज़ें एक वीडियो में बात की गई है। तो अगर आपको पूरी तरीके से समझना है तो वो वीडियो देख लो, वरना यहाँ पे कोड मैंने एक स्निपेट दे दिया है कि पहले हम स्पार्क सेशन बनाएंगे। अब स्पार्क सेशन क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद हम
स्पार्क का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सॉरी ये इंपोर्ट था, सॉरी बनाएंगे नहीं, ये इंपोर्ट था। यहाँ पे स्पार्क ऑब्जेक्ट बना लेंगे स्पार्क सेशन से। अब यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं अपने फाइल को डेटा फ्रेम के अंदर। उसके बाद क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू से हम टेम्प्रोरी टेबल बना लेते हैं, टेम्प्रोरी व्यू बना लेते हैं। यहाँ से सेलेक्ट स्टार करके क्वेरी को शो कर सकते हैं। अगर आपको सेव करना है तो माई टेबल को df.write.save एज टेबल कर सकते हो, या फिर अगर किसी और फॉर्मेट में आपको राइट करना है जैसे पार्क के फॉर्मेट वगैरह में करना है तो आप इससे यहाँ से कर सकते हो, इवन पार्टीशन करके किसी कॉलम पे कर सकते हो। ठीक है, तो यही एक्सपेक्टेशन था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बस क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्शंस में क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे काम करता है, तो उसके बारे में हमने देखो 20 मिनट का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू मॉनिटर मॉनिटर उल्टा लिखा गया, योर स्पार्क जॉब्स। ठीक है, हमारे स्पार्क जॉब को कैसे मॉनिटर करते हैं, तो इसको हमने बहुत अच्छे से तो अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब बेसिकली ये बोल रहे थे कि ये स्पार्क यूआई, वेब यूआई बोलो, स्पार्क वेब यूआई आप कैसे यूज करते हो उसके बारे में पूछ रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा आपको झलक देखने मिल जाएगा और डिटेल में ये भी पता चल जाएगा कि जॉब कैसे बनते हैं, टास्क कैसे बनते हैं। तो ये वीडियो आज आप लोग देख लोगे तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और मैं बाकी चीज़ें और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको यहाँ से 10-15 क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे। ठीक है, देखो ये तो था राउंड 1 के क्वेश्चन, जितने भी हम अभी तक बात करते हैं वो सारे राउंड 1 के थे। अब हम राउंड 2 में आ गए हैं, तो राउंड 2 के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे अगेन हमसे पूछा गया था प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, ये गलती से ये रह गया है, इसको ध्यान मत दो, पीपीटी बनाते वक्त कॉपी पेस्ट में गलती हुई है। एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, जो कि हमने पहले देख रखा है, वही हमें यहाँ पे भी सेम चीज़ है पूछा गया था, तो सेम चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, तो हाउ टू हैंडल डेटा यूजिंग AWS S3। अब यहाँ पे ना उनकी फोकस जो थी वो थी कि आप CLI से कैसे करते हो, UI से नहीं। UI से तो कोई भी कर देगा, डिलीट कर देगा, अपडेट कर देगा, रीनेम कर देगा, लेकिन सारे क्वेश्चन जो थे वो CLI से एक्सपेक्टेड थे कि आप CLI से कैसे करोगे, .cp .mv .rm कैसे कमांड चलाओगे, वो वाली चीज़ें यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी और यही आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद सीक्रेट की क्या होता है एंड कैसे एक्सेस करते हो, जैसे AWS कॉन्फ़िगर करके हम एक्सेस करते हैं, या फिर प्रोग्रामेटिकली करना है तो बोटो 3 के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली आप प्रोग्रामेटिकली पूछ सकते हैं या फिर CLI से, क्योंकि वो UI वाले तो पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसलिए हमने आंसर नहीं किया है। व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ योर डेटा, और कितना डेटा पे आपने काम करा है। तो ये हमारे केस में आंसर कुछ और था, आपके केस में कुछ और होगा। अगर आप छोटा डेटा पे काम किए हो कोई दिक्कत नहीं, आप उनको बोलो कि हमने छोटा डेटा पे काम किया है, लेकिन हमने जो प्रोसेस बनाए हैं वो रोबस्ट प्रोसेस बनाए हैं, रोबस्ट पाइपलाइन बनाई है, तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत बार आप लोग का क्वेश्चन होता है कि हमने लार्ज डेटा को डील नहीं किया है, तो वो हमसे इंटरव्यू में पूछते हैं, तो आप एक्सप्लेन कर दो, बोल दो कि हमने नहीं किया, हमने कैप्स्टोन प्रोजेक्ट नहीं किया है, मैं एस्पायरिंग हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हैवी प्रोजेक्ट नहीं मिला है, तो ठीक है, ओके आगे बढ़ जाओ। बस एक्सप्लेन कर दो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ये भी है कि आपने अगर प्रोजेक्ट पे काम किया है तभी, लेकिन यहाँ पर रेडी होके जाना कि क्लस्टर का कॉन्फ़िगरेशन क्या था आपके प्रोजेक्ट में। तो जैसे हमारे प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा 2 TB का क्लस्टर था, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग डेवलपमेंट कर रहे होते थे, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग क्यू बना के एक्सेस दिया जाता था वहाँ पे कि इस क्यू में आप अपना कोड रन कर लो, अगले वाले क्यू में कोई और रन कर लेगा। तो इस तरह से क्लस्टर की सेटअप थी, और ये हमारा क्लाउडेरा इन्वायरमेंट में था। ठीक है, क्लाउडेरा पर चल रहा था सारा चीज़ें, मतलब हम हाइब्रिड मोड में उस समय चल रहे थे, जहाँ पे कि हमारा कुछ क्लाउड में था और कुछ हमारा जो था वो ऑन प्रेम था। ठीक है, तो ये सब के यूज केस अलग होंगे, तो वो आप बस ये है कि आप क्वेश्चन पढ़ के जाना अगर आपके कंपनी में यूज हो रहा है तो। बाकी आगे क्वेश्चन बात करते हैं, ये अगर आपको पता है डेटा वेयर हाउस तो ही करना, अगर नहीं पता है तो बोलना कि हमें नहीं पता है, स्किप कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको डेटा वेयर हाउस की अच्छी खासी नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन ये था, अगर आपको पता है तो इसके लिए बता दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ फैक्ट टेबल एंड स्टार स्कीमा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था फैक्ट टेबल। तो फैक्ट टेबल मतलब कि जहाँ पे भी आपको मेजरमेंट मिलेगा ना उसको बोलते हैं फैक्ट टेबल। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दे रहा हूँ मैं, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेंगे। और जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मिल रहा था ना उसको बोलते हैं डायमेंशन टेबल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास होती है डेटा वेयरहाउस में, फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। ठीक है,
ये होता है। अब जैसे कि एग्जांपल में यहाँ देख सकते हो सेल्स है, तो सेल्स कितना हुआ है, देखो टोटल कितना सेल्स हुआ है, क्वांटिटी, डिस्काउंट, ये सब जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, फैक्ट टेबल में जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, फैक्ट टेबल। और फैक्ट के चारों तरफ ऐसे जो है ना, ये फैक्ट टेबल हो गया हमारा, इस तरह से इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से जो स्टार अपना कैसे बनता है, स्टार ऐसे कुछ स्टार बनता है ना, तो यहाँ पे हमारा फैक्ट टेबल पड़ा होगा और हर तरफ डिमेंशन टेबल पड़ा होगा। तो कुछ यही होता है हमारा स्टार स्कीमा, और ये हो गया फैक्ट टेबल। मतलब कि इसमें क्या होता है स्टार स्कीमा में, कि आपका जो डायमेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा दूर आपसे नहीं होता, तो आपको बहुत सारे ज्वाइन नहीं लगाने पड़ते हैं। और ज्वाइन हम जैसा कि जानते हैं एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। लेकिन अब फैक्ट टेबल के भी नुकसान है कि फैक्ट टेबल अगर आपके पास आपके पास अगर स्टार स्कीमा है तो वहाँ पे आपको कम ही टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, तो वहाँ पे डेटा रिडंडेंसी कम होती है। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो यही है हमारा फैक्ट टेबल स्टार स्कीमा। अगर आप पढ़े होगे तो आप सही से आंसर कर लोगे। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल क्वेरी था, ये सिंपल एसक्यूएल क्वेरी था, इसमें कुछ नहीं था। एक टेबल है स्कोर टेबल और एक है एड्रेस टेबल। यही जो है फैक्ट टेबल और डिमेंशन टेबल, आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो। ये फैक्ट हो गया और ये इसका डायमेंशन हो गया। अगर मैं बोलूँ कि ID1 ने 67 स्कोर किए, तो ID1 कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में और डिटेल्स जो दे रहा है वो डायमेंशन टेबल हो जाता है। तो ये हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गया, डायमेंशन टेबल हो गया। आसानी से एक एग्जांपल भी हमें यहाँ पे देखने मिल गया। ठीक है, तो ये फैक्ट टेबल हो गया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि एवरेज स्कोर जिसका 70 से ज़्यादा है उसके घर पता करने के वो किस घर में रहता है। तो यहाँ पे जैसे हमारा क्या होगा, सिंपली हम लिख देंगे सेलेक्ट एवरेज ऑफ स्कोर कॉमा ID फ्रॉम टेबल, कौन सा, स्कोर टेबल। ठीक है, स्कोर टेबल, एंड इसको एज कर लेते हैं एज एवरेज स्कोर, कुछ इस तरह से लिख देंगे। और फिर इसके ऊपर एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा देंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्कोर लेस देन 70। ठीक है, तो ये जब वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ से एक ID निकल जाएगा। ये मान लो कि हमारा ID1 निकला, ऐसे मल्टीपल डेटा होंगे तो मल्टीपल ID जा सकते हैं। ID1 हुआ, अब क्या करना होगा कि ये जो डेटा आया इसको पूरा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना लो। ठीक है, इसको क्या कर लो, पूरा कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बना लो, और इस कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से इसको ज्वाइन कर दो, और ज्वाइन करके 1 जो ID है उससे मैच करने वाले मनीष और उसका घर नंबर हाउस नंबर 62 ये पता चल जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल था। जनरली लिस्ट एंड टपल के क्वेश्चन में यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक म्यूटेबल है, एक इम्यूटेबल है, जो कि आपको अगर पाइथन आता होगा तो अच्छे से पता होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पे हमने एक हडूप वर्सेस स्पार्क का डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको मैप रिड्यूस का आर्किटेक्चर और स्पार्क आर्किटेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग देख लेना। मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ लंबा बनाता हूँ और बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में बनाता हूँ। तो जब ये क्वेश्चन अगर मान लो आपसे पूछा गया मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर, इसके बाद तो डिटेल में और भी अंदर चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन था कि हाउ डू यू हैंडल प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट इन योर प्रोजेक्ट। बेसिकली वो पूछ रहे थे कि आपका हायर इन्वायरमेंट में आप जाते कैसे और वहाँ पे कोड कैसे रन होता है। तो देखो, पहली चीज़ कि हमारे पास CI/CD पाइपलाइन थी। अब आपका प्रोजेक्ट अगर मान लो आपने कैप्स्टोन किया है तो आपके पास तो ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर आपने कंपनी में काम किया है तो आप देख लेना कि आप CI/CD पाइपलाइन आपका कैसे काम कर रहा है। उसके बाद फिर क्या है, CI/CD पाइपलाइन से जब हम हायर इन्वायरमेंट में मूव कर जाते हैं तो फिर वहाँ से हमारे ऑपरेशंस टीम को हैंड ओवर कर दिया जाता है। बाकी वो चीज़ें देख रहे होते हैं, बस हम अपने कोड में इस तरह से ये कर देते हैं। मान लो एयर फ्लो से हम शेड्यूल कर रहे हैं तो इसमें ऑन सक्सेस और ऑन फेल्यूर हम मैसेज भेज देते हैं, जो भी इनके कंसर्न पर्सन होगी या कंसर्न टीम होगी, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि अगर कोई कोड फट रहा है तो कहाँ पे फट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और ये अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया था, अब मैं जल्दी इसको डिस्कस कर लूँगा। तो स्पार्क सबमिट का प्रॉपर्टी वहाँ पे पूछ जाते हैं कि आप स्पार्क सबमिट अगर लिखते होगे तो कैसे लिखते हो। तो बेसिकली हम स्पार्क सबमिट लिखते हैं, फिर वहाँ पे मास्टर लिखते हैं। मास्टर में जैसे आपका हो सकता है, अभी हम शायद हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि यार्न हो गया, आपका कुबरनेटिस हो गया, स्टैंड अलोन क्लस्टर हो गया, तो अलग अलग तरीके से हम मास्टर को यहाँ पे पास कर सकते हैं, मास्टर का URL।
ठीक है। उसके बाद डिप्लॉय मोड, क्लस्टर और क्लाइंट मोड होता है, तो आप क्लाइंट मोड में रन करना चाहते हो या क्लस्टर में। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आपके पास कुछ और है, जैसे आप मान लो कि आपके पास मेमोरी बचा हुआ है तो डायनामिकली डीअलोकेट अलोकेट करना चाहते हो कि नहीं, उस टाइप की चीज़ें हम यहाँ पे पास करते हैं। उसके अलावा ड्राइवर मेमोरी, मेमोरी, एग्जीक्यूटर का कोर, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर, ये सारी चीज़ें हम डालते हैं। उसके बाद फिर हम डालते हैं पी फाइल्स, जो हमारी पाइथन की फाइल्स होती है वो डाल देते हैं। इसके अलावा हाइफन हम फाइल्स करके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को भी पास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कोड मेन कोड रन होना है वो हम यहाँ पे रन कर देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो abc.config लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारा कॉन्फ़िगरेशन है। तो जैसे हम जब कोड लिखते हैं ना, तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी वैल्यू है जो कि यूज़र हमें बार बार पास करे, कॉन्फ़िग से ही पास कर दे, तो हम कॉन्फ़िग में ही उसको इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं। जैसे एनी अदर आर्गुमेंट, यहाँ पे कोई और, जैसे अगर मान लो कि वो चाहता है कि जून महीने का डेटा रन करना है, लेकिन उसका किसी वजह से मई मंथ का भी फेल हो गया था, तो वो मई मंथ का यहाँ पे आर्गुमेंट दे देगा, तो उसका सिर्फ मई मंथ का ही रन होगा। और इस तरह से आप कुछ भी आर्गुमेंट ले सकते हो यूजर से, तो वो वाली आर्गुमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। और इसको हम कोड में इस तरह से रीड कर रहे होते हैं, जब स्पार्क सबमिट को रीड कर रहे थे, तो कि यहाँ से हम वो पर्टिकुलर नंबर का आर्गुमेंट उठा लेंगे। जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो जैसे ही हम आर्गुमेंट ऑफ 2 लिखेंगे तो हमारा ये वाला जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा वो उठ के आ जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, तो पार्टीशनिंग वर्सेस बकेटिंग, पार्टीशनिंग एंड बकेटिंग इन स्पार्क, तो इसके बारे में तो एक डिटेल में हमने वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो जाके आप लोग देख लेना। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन स्पार्क सिक्वल एंड हाइव इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में हमें देखो, जैसे हम जानते हैं कि स्पार्क जो है वो इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है तो वो फास्ट होगा। ठीक है। एक परफॉर्मेंस की चीज़ यहाँ पे हो गई। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से स्पार्क अपने क्वेरी को ऑप्टिमाइज करता है, किस तरह से प्रेडिकेट पुश डाउन करता है, प्रोजेक्शन प्रूनिंग करता है, किस तरह से कॉस्ट बेस्ड मॉडल एसोसिएट करता है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ से भी आपको एक आंसर दे सकते हो कि क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में इस तरह से ये परफॉर्मेंस देगा। और डेटा फॉर्मेट में हम अभी तक डिस्कस शायद नहीं किए थे कि जो हाइव है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है ORC फाइल फॉर्मेट के साथ, लेकिन जो हमारा स्पार्क है वो मल्टीपल के साथ सूटेबल होता है। पार्के हमारा जो फेमस है वो है, लेकिन उसके अलावा भी ये CSV पे भी काम करता है और भी अदर फॉर्मेट पे भी काम करता है। तो इसलिए ये हम बोलेंगे कि स्पार्क जो है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन कैसे देता है, मतलब कि हम 3-4 की पॉइंट देंगे और उसके बाद आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वीडियो भी लंबा हो चुका है, तो चलिए अभी यहाँ तक आप वीडियो में बने हैं तो ऑल द बेस्ट। आप अगर HCL का इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी भी कंपनी का इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।